वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा भारत महान। और आप बताओ सारे बढ़िया हो ना? बस ऐसे ही फॉलो कर लिया करो, तुम लाइक भी दबा दिया करो, ये दिल का बटन दबा दिया करो इसके रील के ऊपर। शर्म जी, क्या हाल चाल है? फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत है और गुड मॉर्निंग सारों को। आज की सुबह इतनी अच्छी है, धूप भी बहुत अच्छी हुई है, मतलब बहुत प्यारा नेचर हुआ है। दिल्ली में बरसात भी हुई है रज के, और मौसम क्या बताएं, कुछ पता ही नहीं है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और आज हम जा रहे हैं अपना राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। आज आपको राष्ट्रपति भवन का इनसाइड का दिखाते हैं, पूरा अंदर का, जहाँ श्रीमती मुनमुन जी रहती हैं, और उनके साथ में ही अंदर मतलब पूरा घुमाएंगे। आप भी आइए। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा बहुत लाइक का प्रभाव भी अच्छा कर देना। शेयर करनी हो तो अपने दोस्त को भी शेयर करना, जिससे उसको भी पता चले हम जाते कहाँ हैं। और आप भी अंदर राष्ट्रपति भवन का देखना, ठीक है? देखिए और एंजॉय करिए। पहुंच गए हैं, अंदर ही जा रहे हैं राष्ट्रपति के, मतलब चल चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ से बापू भी साथ है। ये विजय चौक है ना? हाँ, ये विजय चौक आ गया। बस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये जाते जाते ऊपर थोड़ा दूर है बट ठीक है। ये पीछे से पूरा उधर का, और इससे अंदर का भी दिखाया था मैंने, अगर नहीं देखा तो मैं लिंक में दे दूंगा वीडियो। देखो बिल्डिंग्स वगैरह कितनी अच्छी लग रही है यहाँ की, ऊपर की, और कितनी प्यारी प्यारी इमारतें बनाई गई है सारी। ये ऊपर का सारा आ गया। बस वहाँ से अंदर चलते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से जाना, पापा को पता। चलते हैं। ये देखो इंडिया गेट 2, और हम अभी अंदर चल रहे हैं। पीछे बैक साइड से निकल गए थे, वहाँ से अंदर आ रहे हैं। पूरा पापा कह रहे हैं आज पैदल चलेंगे पूरा, इसलिए यहाँ से पूरा पैदल जाते जाते आगे से दिखाते हैं आपको थोड़ी सी झलक। तो सरदार जी भी घूम रहे हैं अंदर पूरा, और मैं भी घूम रहा हूँ। देखो पीछे से हमने कहा पैदल ही घूमते, थोड़ा गलियारा वगैरह सब कुछ। हम आ चुके हैं इधर राष्ट्रपति भवन के पास पूरा। ये सरदार जी आ रहे, वहाँ से पूरा उधर से चलकर पूरा इधर आ चुके हैं। अब चलते हैं इनसाइड, चलो। 75 years later राष्ट्रपति भवन के बाहर आ चुके हैं। ये है पूरा गली भाइयों, बट ये थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक ही बन गया, क्योंकि इनसाइड का फोटोज थोड़ी थोड़ी आई। ये देखो यहाँ के साइड के गलियारे में घूमते हुए पापा और मैं। पापा आगे देखो, पापा देखो देखो जाते हुए, और ये रहा पीछे सारा इधर और सारे उधर। बस ऐसा ही है सिस्टम, देखते रहो। ये देखो यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं पूरा सीधा, और यहाँ से सीधा
बाहर जा रहे हैं विजय चौक की तरफ और सीधा बाहर, फिर बाहर मिलते हैं आपसे। वहाँ से मंदिर से बाहर आके ये इनका एक तरह गलियारा ही है ये पूरा सा। अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, अभी तो घर जा रहे हैं, जब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद शाम को एक बंदा आएगा जो अंदर ही था, आपको वो भी दिखाते हैं, उससे भी मिलवाते हैं। वो फिर अंदर की सारा कुछ बताएगा, कहानी वगैरह हर चीज़ बताएगा। गाड़ी आ गई है, आने के बाद चलो चलते हैं फिर। ओके। और गाइस, आपने मेरी पूरी वीडियो के अंदर राष्ट्रपति भवन की छोटी छोटी क्लिप्स देखी और अभी हम भाई को लेने जा रहे हैं जो वहाँ अंदर ही बताते हैं सारा कुछ। उनको लेते हैं और चलते हैं लीला पैलेस और आपको और राष्ट्रपति भवन के बारे में और अंदर की बारे में सब कुछ डिटेल में बताते हैं भाई सही। ठीक है, हम लेके जा रहे हैं उनको अंदर, लीला के अंदर पहुंचने वाले हैं बस, और मैं आपको दिखाता हूँ उनका। ठीक है, स्वागत करते हैं, चलो आओ। ये बच्चों के लिए राष्ट्रपति भवन से आए हैं। राष्ट्रपति भवन के बारे में आपको बताएंगे, उसकी विशेषताएं। ये बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी आते हैं या रहे हैं, उनको इन्होंने गाइड किया है, उनके बच्चों को गाइड किया है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये आपको बहुत गहराई से बताएंगे। आपका हम स्वागत करते हैं कि आप लीला में आए और आप बच्चों को थोड़ा ज्ञान बताएं। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। लो सर, लो भाई सब ये सबसे पहले लो ना, पहले आप बड़े भी। बढ़िया।
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बच्चों ये आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में हिस्ट्री बताएंगे। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति महोदया का कार्यालय भी है और उनका निवास स्थल भी है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक राष्ट्रपति भवन को माना जाता है, क्योंकि ये भारत के संवैधानिक पद के सर्वोच्च पदाधिकारी का घर है और उनका कार्यालय भी है। अब ख़ास बात इस जगह की ये है कि जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई यानी 1911 में, तब ये सिद्धांत लिया गया कि अब ये भव्य भवन बनाया जाएगा जहाँ तब के तत्कालीन वाइसरॉय के रहने की जगह होगी। पहले वाइसरॉय दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाकों में रहते थे, जहाँ आप आज भी अगर जाए तो वो वाइसरेगल लॉज के ही नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब 1929 यानी 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के तैयार हो गया, तब यहाँ आने वाले सबसे पहले वाइसरॉय लॉर्ड इरविन से राष्ट्रपति भवन का इतिहास चालू होता है। इसको बनाने वाले हमारे देश के अनगिनत 23,000 मजदूर जो कि गुमनाम थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की यही मान्यता थी कि गुलामों का नाम, पता, फ़ोन नंबर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको सिर्फ नंबर से ही जाना जाता है। अब जब ये पूरा इलाका राष्ट्रपति भवन का रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपुर के महाराजा की संपत्ति हुआ करती थी। जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधो सिंह ने इसको अंग्रेज़ों को बड़े अच्छे दामों में बेचा और तब से यानी 1913 से राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य चालू हुआ, जो कि 1929 तक चला, 17 साल। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे देश के 23,000 मजदूरों की दिन रात की मेहनत लगी, तब जाके राष्ट्रपति भवन जो आप सभी के सामने है वो आया। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत, जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया के ये सबसे बड़े हाउस कम रेजिडेंस में से है, जहाँ से कोई हुकूमत आला रहते भी है, हेड ऑफ द स्टेट, और अपना ऑफिस भी ऑपरेट करते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट वन। अब उसके अंतर्गत जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि वो इसका निर्माण कार्य और इससे संबंधित थे। अब ये 1931 में पहली बार ऑपरेशनल हुआ। 2 साल का समय और लगा इसके ऑपरेशनल होने में, और 1931 में पहली बार लॉर्ड अर्विन ने इसे ऑक्यूपाई करा अपने रेजिडेंस के तौर पर। उसके बाद से ये जगह वॉइसरेस हाउस के नाम से जानी जाती थी, जो कि ब्रिटिशर्स के सुप्रीमो वॉइसरॉय का घर था। इसके बाद 4 और वॉइसरॉयज रहे यहाँ पे, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंगलिथो, वेवल्स और आखिरी थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आखिरी वॉइसरॉय थे ब्रिटिश एरा के। उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद से फिर यानी कि 47 से लेकर 50 तक के एरा में जो थे वो भारतीय मूल के पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी रहे यहाँ पर, और बतौर गवर्नमेंट हाउस इसे जाना जाता था, सरकारी आवास के तौर पर। क्योंकि उस वक्त भारत पूरी तरह से आज़ाद तो हो चुका था, मगर अपना कोई कायदा संविधान नहीं था, मगर ये भी कन्फर्म था कि दोबारा से हुकूमत ब्रिटानिया की तरह मोनार्की नहीं आएगी। मगर उसी थीम के ऊपर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन भी रहे थे 9 महीने तक, मगर भारतीय मूल के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। उसके बाद जैसे हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ और आम चुनाव के बाद 1950 में देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जी को निर्धारित किया गया, देश के प्रथम नागरिक का पद, और उसके बाद से ये जगह राष्ट्रपति भवन के नाम से। इसके अलावा अब जब आप आगे देखेंगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे, जैसे कि इसके क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो इसका जो एरिया है वो 130 हेक्टेयर्स का है। यदि आप एकड़ में देखें तो 330, क्योंकि 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है, 2.5, और इसमें इसको सुशोभित करते हैं 340 कमरे। अब उनमें जो मेन अट्रैक्शंस हैं उनके विषय में मैं आपको कुछ उनके संदर्भ में बताऊंगा। जैसे कि हमारा जो है दरबार हॉल, जो कि डोम ओवर इंडिया का टाइटल भी दिया जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वो अपना काफ़ी महत्व रखता है। हमारे को डिक्लेरेशन ऑफ पावर, आज़ादी की घोषणा दरबार हॉल के अंदर ही की गई थी। हमारे पहले पीएम पंडित नेहरू जी की शपथ दरबार हॉल में हुई थी। देश के पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की शपथ वो दरबार हॉल में, पहले हमारे राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की शपथ भी वहीं पर दिलाई गई थी। इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास उस बिना राष्ट्रपति भवन के जो ग्रैंड डोम को हम कहते हैं, डोम ओवर इंडिया के बिना नहीं लिखा जा सकता। अब दरबार हॉल की चर्चा करें यदि तो दरबार हॉल वर्तमान में हमारे सिविलियंस और गैलेंट्री अवार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे सर्वोच्च स्पेशली जो पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, इवन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, वो भी यहीं पर प्रदान किया जाता है।
केंद्रीय मंत्रियों को शपथ भी वहीं दिलाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस के 30 से के अवार्ड्स हैं वो भी वहीं पर वितरित किए जाते हैं, जैसे कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। और जैसे कि हम जानते हैं कि उसके ही सामने कर्तव्य पथ है और कर्तव्य पथ के अंतिम पॉइंट पे इंडिया गेट है, जो कि उस वक्त का वॉर मेमोरियल था जो 1914 के अंदर हमारे भारतीय मूल के जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में बनाया गया था, क्रीमिया और अफगान वॉर के। और उसके अतिरिक्त उसकी क्षमता 550 लोगों की है। एक वक्त में 550 लोग दरबार हॉल में बैठ सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे सेरेमोनियल हॉल का टाइटल भी दे सकते हैं, क्योंकि सारे मुख्य समारोह दरबार हॉल के अंतर्गत ही होते हैं। उसके बाद फिर हम इसके चैम्बर्स के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि सरयू, तुंगभद्रा, रिवर्स के ऊपर नाम रखे गए, जिसको रखने का श्रेय हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को जाता है। वो चाहते थे कि हमारे पवित्र नदियों के ऊपर इन कक्षों के नाम रखे जाए। तो सरयू जो है वो हमारे विदेश के हेड ऑफ द स्टेट्स की इवनिंग का कॉलन जो है वो उसके अंदर किया जाता है सरयू में। और बाकी चेयर्स के ऊपर भी हमारे आला अधिकारी उनके साथ विराजमान रहते हैं। पीछे ट्रांसलेटर्स के लिए भी स्थान बना होता है, जो कि कई राष्ट्र प्रमुख अपनी मातृभाषा बोलना ही पसंद करते हैं। साथ ही उसके सरयू के ठीक सामने आप देखेंगे तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की फेमस रिवर है, जो कि आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। और उसके अंतर्गत जो है हमारी राष्ट्रपति भवन की जो सभाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं जो राष्ट्रपति जी द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंसेस, वो वहाँ आयोजित होती हैं। 80 लोग उसमें बैठ सकते हैं। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो आयोजित कॉन्फ्रेंसेस हैं वो तुंगभद्रा में आयोजित होती हैं। आप मेरे साथी से सुन चुके हैं कि शाम का स्वागत सरयू रूम में होता है। सरयू रूम से आप अगर आगे बढ़ के आते हैं तो आप बैंक्वेट हॉल में आते हैं, जो अभी ब्रह्मपुत्र रूम के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है और राष्ट्रपति भवन में अगर सबसे बड़ी टेबल आपको कहीं मिलेगी तो वो ब्रह्मपुत्र रूम में ही मिलेगी। पर इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो एक ही टेबल है, वो जुड़ी हुई टेबल है। पर ऐसे सेटिंग में, ऐसे आकार में आपको राष्ट्रपति भवन में और कहीं नहीं मिलेगी। 104 लोग वहाँ पे बैठ के कुल खाना एक बार में खा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि वहाँ पे खाना खाना और खाना परोसने वाला दोनों चुप रहते हैं, बिल्कुल बात ना करके। तो अब आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि खाना कभी परोसते वक्त कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती? दाल की जगह सब्जी, सब्जी की जगह दाल कभी आ सकता है? उस गड़बड़ से बचने के लिए राष्ट्रपति भवन में रोशनियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नीली रंग की रोशनी आए मतलब खाना परोसिए, और अगर उसके बाद लाल रंग की रोशनी आई मतलब प्लेटें हटाइए और नए खाने की तैयारी कीजिए, और उसके बाद अगर हरी रंग की रोशनी आई तो मतलब नया खाना लेके आइए। अब मैं नया खाना बार बार क्यों कह रहा हूँ? कहने के पीछे ख़ास वजह ये है कि यहाँ पे एक ही खाने में मिनिमम 5 कोर्स मील और मैक्सिमम 9 कोर्स मील तक बात जा सकती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे खाने के हिसाब से धुन भी बजाई जाती है। और इस रूम की एक ख़ास बात और है कि यहाँ हमारे देश के 10 भूतपूर्व राष्ट्रपतियों यानी आप राजेंद्र प्रसाद जी से KR नारायण जी तक की हाथ से बनाई गई पोर्ट्रेट्स देख पाएंगे। ख़ास बात इस रूम की एक और है कि यहाँ हमारे देश के 28 राज्यों के मैप आपको रूम के दीवारों पे दिख जाएगी। और मज़े की बात यह है कि हर साल 25 जनवरी की शाम को या रात का खाना जो होता है, जो दूसरे देश के महामहिम आते हैं, उनका जो स्टेट बैंक्वेट होता है वो इसी ब्रह्मपुत्र रूम में किया जाता है। अब ब्रह्मपुत्र रूम से आप बाहर निकलते हैं तो आपके सामने एक लंबा गलियारा आपको नज़र आता है। उस गलियारे को हम अप्पल लॉजिया के नाम से जानते हैं। वहाँ हमारे देश के आखिर के 4 भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की हाथ से बनाई गई पोर्ट्रेट्स हैं। और उस गलियारे का काम यही है कि दरबार हॉल और अशोका हॉल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके बाद वहाँ पे अतिथियों को हल्का फुल्का नाश्ता यानी चाय, बिस्किट, कॉफ़ी, ऐसे किस्म के नाश्ते वहाँ पे अतिथियों को दिए जाते हैं। बैंक्वेट हॉल की एक ख़ास बात और है, जैसे कि बता रहे थे अभी, कि वहाँ पे शराब नहीं परोसी जाती। राष्ट्रपति भवन की एक ख़ास बात आपको हमेशा हर ओर झलकती है राष्ट्रपति भवन में, वो ये है कि राष्ट्रपति भवन में आने वाला हर राष्ट्रपति अपनी एक याद, अपनी एक छाप छोड़ के जाता है।
उसी छाप के चलते एक कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो ये है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका ये मानना था कि राष्ट्रपति भवन भारत की संस्कृति को दर्शाता है। उसी संस्कृति के चलते राष्ट्रपति भवन में शराब या अल्कोहल से बनी हुई कोई भी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही उसको हमारे अतिथियों को दिया जाता है। ये भारतीय परंपरा को दर्शाता है। अब आप बैंक्वेट हॉल से जब नीचे उतरते हैं और आगे पार्किंग की ओर आते हैं तो आप वहाँ आपका राष्ट्रपति भवन का टूर औपचारिक तौर पे ख़त्म होता है। ख़त्म होने से पहले एक आखिरी वहाँ पे आपको 2 पीतल के सांप दिखते हैं जो कि एक बड़े से पोल यानी फवारे के ऊपर लगाए गए हैं। वो फवारे किसी खास अवसर पे चलते हैं, जैसे 26 जनवरी ऐसे किस्म के खास अवसरों पे ज़्यादातर बंदी रहते हैं। पर वो 2 फवारे उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट एडवर्ड लटियंस ने लगाया था इसी कारण से क्योंकि हमारे देश में वो पूरा देश घूमा था राष्ट्रपति भवन बनाने से पहले। तो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में ये मान्यता है कि सांप और पानी संपन्नता और संरक्षिता के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा विष्णु के ऊपर या छोटे गोपाल के ऊपर यानी कृष्ण का जो छोटा वक्त था उनके ऊपर शेषनाग रहते हैं, तो शेषनाग संरक्षिता यानी प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाते हैं। वैसे ही पानी, अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे सबसे पहले आप देवता को जल अर्पण करते हैं। जल आपका संपन्नता बताता है क्योंकि जल अमर है, जल कभी मरता नहीं है। उसी एंगल से देखा जाए तो वो फवारे लगाए गए थे। आर्किटेक्ट ने ये सोचा था तो वो अंग्रेज़ ही, उसको अंग्रेज़ों की हुकूमत के हिसाब से ही चलना था। उसने सोचा था कि ये अगर मैं लगा दूँ तो वो एक ताबीज़ के हिसाब से काम करेगा, ऐसा ताबीज़ जो अंग्रेज़ों की हुकूमत को सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहेगा। पर गौर फरमाने की बात यह है कि इतिहास का प्रवाह और स्वतंत्रता सेनानियों का जुनून कोई नहीं रोक सकता है। 1931 में ये बिल्डिंग सुचारू रूप से चलने लगी और 1947 में देखिए हर एक अंग्रेज़ हुक्मरान एक भी नहीं टिक पाया, उनको अपना बस्ता बांध के हमेशा हमेशा के लिए हमारे मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा। इससे आप यही एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी मशक्क़त की, कितनी कुर्बानियाँ दी, तब जाके आप अपने इस आज़ाद मुल्क में हंस खेल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का टूर समाप्त होने से पहले हम हर इंसान को एक सपना दिखाते हैं। वो सपना राष्ट्रपति भवन के गलियारे से जहाँ से टूर चालू होता है, गलियारे की दूसरी ओर एक छोर है जिसको हम नॉर्थ कोर्ट के नाम से जानते हैं। नॉर्थ कोर्ट में हमारे देश के 5 संवैधानिक पद यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, सर्वोच्च न्यायाधीश भारत के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा की एंट्री और एग्जिट कभी भी हो सकती है। ये खास बर्ताव उनके साथ उनकी शख्सियत या उनके रंग रूप और उनके धर्म की वजह से नहीं किया जाता है। ये खास बर्ताव उनके संवैधानिक पद के लिए उनके साथ किया जाता है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को ये सपना दिखाता है कि अगर आप अच्छे से काम करें, ख़ास तौर से आप बच्चे अगर अच्छे से पढ़े लिखे और अगर दिल में ये चाह रखें तो आप भी उन खुश नसीब 5 में से एक बन सकते हैं। नमस्कार। आप लोगों ने, मैंने आपको सपना दिखाया, उन 5 खुश नसीब आदमियों की जगह आप भी ले सकते हैं क्योंकि भारत का संविधान हमको वो जगह लेने का अधिकार देता है। इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। हमारे बच्चों पढ़ो और आगे बढ़ो। मेरा भारत महान। और यही सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी देखा है कि आप हमारे बच्चों का बेहतर कल, मुस्तकबिल, उनको उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा परम आधार है और वो एफर्ट्स कर भी रहे हैं और हमारे द्वारा, सबके द्वारा उसमें सहयोग वांछनीय है। और एक आपको सबसे अच्छा मिसाल अगर दी जाए तो हमारी भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति, उनका संघर्षमय जीवन और उनकी जय गाथा आपको ये प्रेरणा स्रोत देगा। आप देखिए वो हमारे देश के कितने पिछड़े इलाके से आई थी जहाँ जाने के लिए कोई ख़ास ट्रेन नहीं है, रास्ते कच्चे हैं। अब बहुत निर्माण कार्य हो चुका है, पर मैं उनकी दौर की बात बता रहा हूँ। वो आज़ाद भारत में जन्मने वाली पहली राष्ट्रपति हैं जो आज़ाद भारत में जिनका जन्म ग्रहण हुआ है। तो उसी आज़ाद भारत में उन्होंने भी अपना सपना देखा और उन्होंने मेहनत की, दिल लगा के पढ़ाई की, दिल लगा के अपना काम किया
सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से अपना कर्तव्य का निर्वहन किया और आज देखिए उनका फलस्वरूप वो भारत की सर्वोच्च पदाधिकारी है। क्या एक ऐसा परम अस्त्र है जिसके जरिए हम अपना बेहतर कल ला सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा वो यकीनन अपनी तार्किक शक्ति में इजाफा करेगा और यही अस्त्र और यही शस्त्र हम आने वाली पीढ़ियों को भी देना चाहेंगे और यही हमारे देश के वर्तमान नेताओं का और साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुर्मू जी, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, भारत के उपराष्ट्रपति जी, सबका, माननीय धनखड़ जी का, सबका यही स्वप्न है कि हमारा भारत जितना शिक्षित होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो ये आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को यह संदेश जाता है कि पढ़िए और आगे बढ़िए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। जय हिंद। और गाइस सब कुछ बढ़िया तरीके से हो चुका है, आपको सुनाया, पूरा राष्ट्रपति भवन के बारे में बताया, अंदर का उन्होंने सब चीज बताई, अंदर की इंफॉर्मेशन ऐसी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब छोड़ो, आप बस शेयर करो जिससे बच्चों को नॉलेज आए और सबका पढ़ाई में ध्यान लगे, मन लगे, जिससे देश तरक्की में जाए और हमारे IPS IAS और बड़े बड़े पद होए। ठीक है, फिर ऐसी अच्छी वीडियो में अगेन मिलते हैं। ओके, बाय, टाटा, सी यू। मेरा भारत महान, बाय बाय।